नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एशडी परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा पीवाईक्यू की मुहिम एक चालू की गई थी, जिसके अंदर हम 50 पार्ट जो है अपलोड करने वाले थे। यानी कि हम 500 पीवाईक्यू जो है वो कवर कराने वाले थे। ये उसकी लास्ट वीडियो है। 49 पार्ट आ चुके हैं, ये आखिरी वीडियो है। यदि आपने हमारी इस मुहिम को नहीं देखा है, इसको फॉलो नहीं किया है, तो अभी जाइए, क्योंकि एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी हैं और पीवाईक्यू आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये आपको पैटर्न समझाते हैं कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन किसी टॉपिक से क्रिएट करती है। यदि आपको वो पता चल जाता है और कहाँ पर मिस्टेक की जाती है, क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें चेंज की जाती हैं, ये आपको पता चल जाता है। और एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। आप यदि पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप उसका पैटर्न समझ जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस हो जाती है, फैक्ट कवर हो जाते हैं, और जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उसके कंसेप्ट में क्लियर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि ये वो क्वेश्चन हैं जो करंट से संबंधित हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, आपने ये मुहिम तो पूरी करा दी है, 50 पार्ट पूरे करा दिए हैं, ये क्वेश्चन करंट से कैसे संबंधित है? करंट से ये ऐसे संबंधित है कि हमने जो 500 क्वेश्चन लिए हैं, ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं किसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। यानी जो भी टॉपिक करंट के अंदर रहता है, उस टॉपिक से संबंधित यदि प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो 50 आखिरी पार्ट है। यदि आपने हमारी इस मुहिम को फॉलो नहीं किया है, यदि आपने कोई वीडियो नहीं देखी है, तो जाइए, हमारे चैनल पर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है पीवाईक्यू के नाम से। आप जाएंगे, वहां पर आपको 50 पार्ट मिल जाएंगे, 50 के 50 पार्ट वहां पर हैं। आप जाके चार्ट कीजिए उसको, क्योंकि अभी एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी हैं और पीवाईक्यू आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जो कि 2020 में आया था, कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालिक ऋण के समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। यानी क्वेश्चन किस चीज से संबंधित है? क्वेश्चन सिंपल है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में। मगर पूछा क्या गया है कि ये जो लॉन्च किया गया था, किन उद्देश्यों के लिए लॉन्च किया गया, यानी कि जो ऋण प्रोवाइड कराया गया था, वो किन किन उद्देश्यों के लिए ऋण आप ले सकते हैं, किन चीजों की पूर्ति आप कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि क्या उद्देश्य है इस किसान क्रेडिट कार्ड के, जो आपको पैसा मिलेगा, जो ऋण मिलेगा, वो किन उद्देश्यों के लिए मिलेगा। तो इस चीज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट से संबंधित होगा, इसलिए हमने ये लिया है। आइए इसे कथन देख लेते हैं, कौन कौन से कथन दिए गए हैं, और फिर डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन कौन सा सही है। पहला कथन क्या है कि फार्म संपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। पहला ये बिल्कुल दिया गया है और ये सही भी है। दूसरा क्या है कि कंबाइन कटाई जो मशीन है, जो ट्रैक्टर है, मिनी ट्रक हैं, उनके लिए, यानी कि आप इस तरह की चीजें भी आप खरीद सकते हैं, ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, मिनी ट्रक खरीद सकते हैं, मशीन खरीद सकते हैं, ऐसा कथन कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो दूसरा जो है वो गलत है। 2020 में एक क्वेश्चन आया था, दूसरा कथन इसका गलत है कि आप इस तरह की चीजें नहीं खरीद सकते हैं उससे। तीसरा क्या है, इसके लिए कुछ अन्य प्रकार की योजनाएं हैं। ठीक है, फार्म परिवारों के उपभोग और आवश्यकताओं के लिए, तो इस चीज के लिए तो दी गई है। ठीक है, चौथा क्या है कि फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, उस चीज के लिए हेल्प हो सके किसान की, उसी चीज के लिए चलाई गई है। तो 1, 3 और 4 सही है, दूसरा गलत है। पांचवा हो चेक कर लेते हैं। देखिए, परिवार के लिए घर निर्माण से गांव में जो शीतागार सुविधाओं की स्थापना के लिए, जो फसल को वहां पर रख सकते हैं, इस तरह की सुविधाओं के लिए क्या आपको ऋण प्रोवाइड हो सकता है अल्पकालिक? बिल्कुल नहीं। तो पांचवा भी गलत है। 1, 3 और 4 सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जो कि 2011 में आया था, कि भारत लाखों विकलांग लोगों का घर है। यहाँ पर काफी विकलांग लोग हैं, कानून के तहत उन्हें क्या लाभ मिलते हैं, यानी कि क्या क्या उनको बेनिफिट मिलते हैं, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आया था 2011 में। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी वजह से भी चर्चाओं में आ सकता है। हो सकता है कोई इंडेक्स जारी हो गया हो सकता है कोई रिपोर्ट आई हो, तो कैसे भी क्वेश्चन किसी तरीके से भी कहीं से भी क्रिएट हो सकता है। आपको चीजें पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि इंडेक्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाए, जरूरी नहीं है कि वो रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आए। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर पॉइंट, आपके बेसिक्स, आपके फैक्ट और आपके कंसेप्ट, सभी चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अगला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन है कि सरकारी विद्यालयों में 18 वर्ष की जो आयु है तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, ये एक बेनिफिट मिलेगा। दूसरा क्या है कि स्थापित करने के लिए भूमि का अधिमान्य आवंटन। तीसरा क्या है कि सार्वजनिक भवनों में रैंप। तो ये तीनों सही लाभ है, यानी कि ये लाभ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और अन्य कौन कौन से लाभ मिलते हैं, पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए, विकलांग व्यक्ति
यानी कि समान अवसर जो अधिकार है, संरक्षण है, उनकी पूर्ण भागीदारी है। अधिनियम 1955 के तहत जो कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आइए कुछ वो देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से बेनिफिट उनको मिलेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आईएएस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना आसान नहीं होगा, तो आपको हर बेनिफिट पता होने चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आए आपके पास आंसर होना चाहिए। पहला तो मुख्य प्रावधान क्या है, क्या बेनिफिट मिलेगा कि निःसत्ता वाले जो प्रत्येक बच्चे हैं वो एकीकृत स्कूलों और विशेष स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार उनको होगा। तो जो वहां पर कथन दिया गया है वो सही है। आगे क्या दिया गया है कि विकलांग बच्चों के लिए उचित परिवहन, ठीक है, वास्तु बाधाओं को हटाने और परीक्षा प्रणाली में संशोधन के पुनर्गठन सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया गया है कि विकलांग बच्चों को मुफ्त में किताबें, छात्रवृत्ति, वर्दी व अन्य शिक्षण सामग्री का अधिकार उनको होगा। ये भी उनके लिए बेनिफिट है। आगे क्या दिया गया है कि भूमि का आवंटन विकलांग लोगों के लिए घर, व्यवसाय, विशेष मनोरंजन के केंद्र, विशेष स्कूल, अनुसंधान स्कूल, कारखानों के लिए विकलांगों के लिए रियायती दरों पर किया जाएगा। तो ये उनके लिए बेनिफिट होगा। सार्वजनिक भवन, रेल डिब्बों, बसों, जहाजों व जो हवाई शिल्पों का विकलांग लोगों के लिए आसान पहुंच देने के लिए डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, सभी सार्वजनिक स्थानों और प्रतीक्षा लक्ष्यों में शौचालय, ठीक है, व्हील चेयर में लोग होंगे। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा 10 18 चलाएगी, उसके अंदर इस तरह के बेनिफिट उनको दिखाई वहां पर दे रहे होंगे कि आप 10 एक्ट के अंदर इस तरह की सुविधाएं हैं जो प्रोवाइड वहां पर कराई गई हैं। ठीक है, प्रेल व ध्वनि प्रतीकों को सभी लिफ्ट में भी प्रदान किया जाएगा और एक सार्वजनिक उपभोगिता यानी कि उपयोगिता के सभी स्थानों पर रैंप प्रदान करके बाधा रहित बनाया जाएगा। तो सभी जो बेनिफिट वहां पर दिए गए हैं, तीनों ही बेनिफिट हैं। और हमसे क्या पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा कि वहां पर पूछा गया है एग्जैक्टली सही है, सही नहीं पूछा गया है। तो तीनों ही सही है, आंसर टी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2014 में आया था, एक तरफ क्या दिया गया है, एक तरफ परियोजनाएं दी गई हैं, कार्यक्रम दिए गए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित मंत्रालय दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, सूची देखने को मिलेगी कि ये सही है कि नहीं है तो कितने सही हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं, चाहे पीसीएस के अंदर, पीसीएस के एग्जाम के अंदर हुआ वहां पर भी क्वेश्चन देखने को मिले, आईएएस का एग्जाम होगा वहां पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्या दिया गया है, जो सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम है वो किस मंत्रालय से संबंधित है, वो मंत्रालय संबंध है ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है, ना कि कृषि मंत्रालय से। मिलान तो नहीं हुआ। दूसरा क्या है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ये भी ग्रामीण विकास मंत्रालय से ही संबंधित है, तो दूसरा भी सही नहीं हुआ। तीसरा क्या है कि जो वर्षा पूर्ति क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना है वो संबंधित है ग्रामीण विकास मंत्रालय से, नहीं कृषि मंत्रालय से संबंधित है। तो आंसर क्या हुआ कि ये तीनों ही गलत हैं, कोई सही सुमेलित नहीं है। तो क्या आंसर हुआ, डी इसका आंसर होगा कि कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए हमको कि कौन कौन से सही है। तो आइए इनको बता देते हैं कौन कौन से सही है। पहला क्या कथन दिया गया है, पहला कथन है कि भारत ने डब्ल्यूटीओ के व्यापार सुगम बनाने का करार का अनुसमर्थन किया, तो पहला कथन सही दिया गया है इसके बारे में। दूसरा क्या है, ये जो टीएफए है वो डब्ल्यूटीओ के बाली मंत्री स्तरीय जो पैकेज था, जो 8 समझौते हुए थे उसके अंदर ये भी एक था और 2013 का ये भाग था, तो बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तीसरा क्या दिया गया है कि जो टीएफए है वो जनवरी 2016 में प्रवर्त हुआ था, नहीं वो फरवरी में 2017 में हुआ था, तो ये तीसरा गलत है। 1 और 2 सही है, तो आंसर क्या हुआ, केवल 1 और 2 यानी कि ए इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया कि जो 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में किसके प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किया गया था, तो वो पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू। आप जानते हैं कि ये प्रथम संशोधन था, ठीक है, 1951 में हुआ था। तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो आंसर क्या हुआ, ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं, फैक्ट क्वेश्चन भी होते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं, तो हर तरह की चीजें तैयार होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर जो है अपने उन्नत जल संचयन व प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है और संबंध जलाशयों के नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में और इसका आंसर है धोलावीरा, यानी कि ए इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया था कि व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार, यानी कि
जो BTIA है वो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। यहाँ पे अभी भी कभी कभार समाचारों में ये देखा गया था, ठीक है, अभी भी समाचारों में ये है, ठीक है। भारत और निम्नलिखित में से किसके बीच ये दिखाई देता है, यानी किसके बीच है भारत और अन्य कौन है, वो है यूरोपीय संघ, ठीक है। यानी कि BTIA जो है वो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में है, तो यह ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है, यानी कि जो हमारी डिजिटल इंडिया योजना है उसका उद्देश्य क्या है। जो 3 उद्देश्य दिए गए हैं ये वो सही है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो आइए बारी बारी से चेक करते हैं। पहला कथन क्या है कि भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का जो गठन है, जैसा कि चीन ने किया है ऐसा कुछ हमें करने का हमारा उद्देश्य है। तो ऐसा नहीं है, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि जैसे चीन ने किया ऐसा ही हमने करना है, तो उसका ये टारगेट नहीं है, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। तो पहला कथन तो हो जाता है गलत। दूसरा क्या है कि यह नीतिगत ढांचे की स्थापना जिसे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली जो समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके, वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने जो बड़े डाटा केंद्रों की स्थापना कर सके, इसलिए हमने जो है वो डिजिटल इंडिया योजना को लॉन्च किया था, ये हमारा टारगेट था। तो ये कथन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, तो दूसरा भी गलत है। ये ऐसा कोई हमारा टारगेट नहीं था, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य इस योजना को चालू करना नहीं था। तीसरा क्या कह रहा है कि हमारे अनेकों गांवों को इंटरनेट से जोड़ना, यानी कि जो हमारे गांव है वहां पर इंटरनेट की सुविधाएं प्रोवाइड करना, उनको इंटरनेट से जोड़ना। और हमारे बहुत से जो विद्यालय हैं, जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं, प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाईफाई की सुविधा प्रदान करना। आप जानते हैं कि आप किसी भी स्टेट के अंदर रहते हैं, वहां पर आप कॉलेज के अंदर जाते होंगे तो वहां पर वाईफाई की सुविधाएं हैं जो प्रोवाइड कराई गई हैं, वो इसी योजना के तहत प्रोवाइड कराई गई है। तो तीसरा कथन है गांव में इंटरनेट को पहुंचाना, विद्यालयों में, सार्वजनिक स्थलों में, ये जो प्रमुख पर्यटक स्थल है वहां पर वाईफाई सुविधा प्रोवाइड कराना, तो तीसरा इसका उद्देश्य है। दूसरा और पहला गलत है, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें सही को चुनना है तो केवल 3 ही सही है, तो आंसर इसका बी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जो 8 मूल उद्योग है, जो सूचकांक है, उनमें निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्व दिया गया है, किसको दिया गया है। देखिए कौन कौन दिए गए हैं, कोयला दिया गया है, विद्युत उत्पादन दिया गया है, उर्वरक उत्पादन दिया गया है और इस्पात उत्पादन दिया गया है। ठीक है, पहले विद्युत उत्पादन था, मगर आप जो है ध्यान रखिएगा, ये मत देखिए सर ने बताया था कि विद्युत उत्पादन इसका आंसर है। जो इनमें इन चारों के अंदर सबसे ऊपर कौन है, वो विद्युत उत्पादन है। अगर यदि इसके अंदर रिफाइनरी आएगा, रिफाइनड उत्पादन आएगा, यानी पेट्रोलियम उत्पाद आएगा, तो वो इसका आंसर होगा। सबसे अधिक महत्व वो है, सबसे ऊपर जो है वो उसका स्थान आता है। ठीक है, अभी चेंज हुए हैं 2022 के आंकड़े में, ये चीज चेंज होगी। पहले विद्युत उत्पादन ही था, मगर अब जो है रिफाइनरी है। ठीक है, तो आंसर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बी है, विद्युत उत्पादन, क्योंकि चारों में कहीं पर रिफाइनिंग नहीं है। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा आप। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2014 में आया था कि निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग, कौन से उद्योग, इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं, वो कौन कौन से प्रदूषक हैं। प्रदूषक के ऊपर क्वेश्चन आया है और उद्योग कौन सा है, इस्पात उद्योग है। और हमको क्या चुनना है, सही को चुनना है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रदूषक दिए गए हैं। पहला दिया गया है सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये चारों ऐसे प्रदूषक हैं जो इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा 1 2 3 4 यानी कि डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।